जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। जब हम दिन के समय चारों तरफ देखते हैं तो हमको सारी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन वही सारी चीज़ें हमें रात के समय अंधेरे में नहीं दिखाई देती है। तो आप कहेंगे कि हमें तो दिखाई देती है, लेकिन दिखाई कब देती है? जब आप किसी कृत्रिम लाइट का प्रयोग करते हैं, जैसे टॉर्च का या फिर कोई बल्ब जला देते हैं, तो उससे प्रकाश निकलता है और उसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन हम अंधेरे में नहीं देख पाते। तो हमको देखने के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक है, एक तो हमारे आँख और दूसरा प्रकाश का स्रोत। तो बिना प्रकाश के स्रोत से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो ये प्रकाश जो है, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके थे। तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था प्रकाश के बारे में, तो उसमें प्रकाश के बारे में बहुत कुछ जाना था। तो आज उस प्रकाश के बारे में जो आपने जाना था उसको आगे बढ़ाते हुए उसको और भी विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो आज हम पाठ 12 को पढ़ेंगे, प्रकाश को जानिए, नो लाइट। तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपने बंद या अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आती हुई सूर्य के प्रकाश की किरणों को देखा है? तो यदि आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, मान लीजिए कोई लाइट नहीं जल रही है, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, कहीं से कोई लाइट नहीं आ रही है, और मान लीजिए कि आपका जो खिड़की है या दरवाजा है उसमें कोई छोटा सा छिद्र है और वहां से कोई लाइट आ रही है। तो आपने ऐसा देखा होगा, या फिर नहीं देखा है तो आप करके देख सकते हैं। तो जो छोटा सा छिद्र है उससे जो लाइट आ रहा है, प्रकाश का पुंज आ रहा है, उसको आपने देखा होगा। और क्या कभी रात्रि के समय रेल इंजन की हेडलाइट या लाइट हाउस के सर्च लाइट से आते प्रकाश की किरणों को आपने देखा है? तो उसे भी देखा होगा। रात के समय ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो ट्रेन का जो हेडलाइट होता है उससे जो निकलने वाले प्रकाश हैं, या फिर जो लाइट हाउस है उसका जो सर्च लाइट है, वो भी आपको दूर से दिखाई देता है आराम से अंधेरे में। तो देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है रेल इंजन का हेडलाइट। तो ये रेल इंजन है, उसका हेडलाइट है, तो इससे निकलती हुई प्रकाश को दिखाया गया है। तो ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? तो ये जो अनुभव आपने किया है, तो इसमें क्या पता चलता है कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, सीधे चलता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1 को करेंगे। तो आपने कक्षा 6 में जाना है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप जानते हैं कि एक सीधी नली के एक सिरे पर जलती हुई मोमबत्ती की लौ को रखा जाए तथा नली के दूसरे सिरे से उस लौ को देखा जाए तो लौ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु मुड़ी हुई नली के एक सिरे पर मोमबत्ती की लौ रखकर दूसरे सिरे से देखने पर लौ बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक टेबल के ऊपर आप मोमबत्ती को जला लेंगे और जो मोमबत्ती की लौ है उसको आप एक पाइप की सहायता से देखेंगे, एक सीधी नली की सहायता से देखेंगे। तो एक सिरे पर अपने आंख को रखेंगे और दूसरे सिरे से जो मोमबत्ती का लौ है उसको रखकर देखेंगे। तो आगे उसको आप चित्र में भी देखेंगे कि आप किस तरह से उसे करेंगे। और जब आप सीधी नली से उस लौ को देखेंगे तो आपको जो मोमबत्ती की लौ है वो दिखाई देगी, लेकिन यदि आप किसी टेढ़ी नली की सहायता से देखेंगे मोमबत्ती की लौ को तो आपको वो लौ दिखाई नहीं देगी। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से करना है। देखिए यहाँ ए में दिखाया गया है कि जो मोमबत्ती की लौ है उसको सीधी नली की सहायता से देखा जा रहा है। तो जब सीधी नली से देखा जाएगा तो मोमबत्ती की लौ दिखाई देगी, लेकिन जब ये नली टेढ़ी है, देखिए यहाँ टेढ़ी मेढ़ी नली है, तो टेढ़ी नली की सहायता से जब लौ को देखेंगे तो वो लौ दिखाई नहीं देगी। तो क्या कारण है? एक ही पाइप है, लेकिन पहला स्थिति में क्या है, पाइप जो है वो सीधी है, लेकिन दूसरी स्थिति में क्या है, पाइप जो है वो टेढ़ी है, जिसके कारण वो लौ दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए जो पाइप सीधी है उससे तो
लौ दिखाई दी, लेकिन जो टेढ़ी नली है उससे लौ हमको दिखाई नहीं दी। तो आइए एक क्रियाकलाप और करते हैं, क्रियाकलाप 2 को करेंगे। तो इसके लिए कुछ सामग्रियां आवश्यक है, उसको जान लेते हैं। आवश्यक सामग्री, तो जूते का जो डब्बा होता है, तो आप जब जूते खरीद कर लाते हैं तो उसमें एक डब्बा रहता है, तो उस डब्बे को इसमें प्रयोग में ला सकते हैं, या अन्य बड़ा डब्बा, कोई बड़ा सा डब्बा भी आप ले सकते हैं। साथ ही आपको क्या लेना है, पारदर्शी सीट, तो कोई प्लास्टिक की सीट आपको लेना है जो आर पार दिखता है। पारदर्शी मतलब जो आर पार दिखाई दे। इसके बाद क्या लेना है, टॉर्च लेना है, एक अगरबत्ती लेना है, फेविबॉन्ड लेना है चिपकाने के लिए, और पारदर्शी शीशे का जार लेना है, कांच का एक जार लेना है जो आर पार दिखाई दे। साथ ही हमको डेटॉल लेना है और टॉर्च लेना है। अब क्रियाविधि क्या है, तो कार्टून के डब्बे के 3 सतहों को कैंची से काटकर बड़ा सा छिद्र बना लेना है। तो जो कार्टून का डिब्बा है उसका 3 साइड को क्या करना है, बड़ा बड़ा छेद बना लेना है कैंची की सहायता से, और इस पर फेविबॉन्ड की सहायता से पारदर्शी शीट चिपका देना है। और जो आपने छिद्र बनाया है उसमें फेविबॉन्ड की सहायता से एक प्लास्टिक को चिपका देना है। अब अंदर जो डिब्बे के अंदर है वहां जलती हुई मोमबत्ती को रखना है, मोमबत्ती को नहीं, अगरबत्ती को रखना है। तो अगरबत्ती को क्या करेंगे रखने के लिए, ऐसे तो आप नहीं रख सकते, उसके लिए क्या करना है, आलू में जो अगरबत्ती है उसको गाड़कर जलाएंगे। तो अगरबत्ती जब जलता है तो उससे धुआं निकलता है, तो थोड़ी देर में डब्बा धुएं से भर जाएगा, जो डब्बा है वो धुएं से भर जाएगा। अब टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी पारदर्शी शीट पर डालिए। अब क्या करना है, टॉर्च जलाना है और उसका जो रोशनी है उसको जो पारदर्शी शीट, जो प्लास्टिक का शीट लगाया है उससे अंदर डालना है। तो आपको क्या दिखाई देता है, तो डब्बे के भीतर प्रकाश सीधी रेखा में जाता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि अंदर धुआं है, इसलिए जब आप लाइट को जलाएंगे तो आपका जो लाइट है वो भी दिखाई देगा। तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका लाइट है टॉर्च का वो सीधी रेखा में दिखाई देगा। तो इसी प्रकार शीशे के जार में पानी लेकर उसमें डिटॉल की कुछ बूंदें डालिए। अब क्या करेंगे, कांच का बोतल लेंगे और उसमें डिटॉल का कुछ बूंद डाल देंगे और धुंधले पानी में टॉर्च की रोशनी डालिए। तो जब डिटॉल डालेंगे तो क्या होगा, पानी थोड़ा धुंधला हो जाएगा, और इस धुंधले पानी में फिर से हम टॉर्च का रोशनी डालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा इस बार, तो ये क्रियाकलाप दर्शाते हैं कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है। तो क्या होगा यदि प्रकाश के गमन के रास्ते में कोई चमकदार पृष्ठ या सतह रख दिया जाए। तो जब कोई बीच में कोई सतह ना हो तो वो सीधी रेखा में गमन कर जाएगा, लेकिन यदि बीच में कोई चमकदार शीट रख दिया जाए, कोई चमकदार पृष्ठ रख दिया जाए, तब क्या होगा, तब प्रकाश का परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होगा हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश के मार्ग में हम कोई चमकदार पृष्ठ रख देंगे तो क्या होगा, प्रकाश के गमन मार्ग में चमकदार पृष्ठ प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन कर देता है। तो जो प्रकाश पहले सीधे पार कर जा रही थी, जब उसके रास्ते में कोई हम चमकदार शीट रख देंगे तो क्या होगा, उसका जो दिशा है प्रकाश का वो बदल जाएगा। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह, एक चमकदार स्टील का थाली भी ले सकते हैं या चमकते हुए किसी बम्पर का को भी ले सकते हैं, तो जो वाहन जो गाड़ी होता है उसका बम्पर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो जब इस पर प्रकाश गिरता है तो उसके गमन की दिशा में परिवर्तन होता है, उसका जो रास्ता होता है उसमें बदलाव हो जाता है। तो क्या आपने कभी पानी में ब्रिज, भवन का प्रतिबिंब देखा है? तो जरूर देखा होगा। तो हम कभी देखते हैं कि जो साफ पानी होता है उसमें जब अपना चेहरा देखते हैं तो वो भी हमको दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर जो पहाड़ है, पहाड़ का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है पानी के ऊपर। तो जल में वस्तुओं का परावर्तन होता है जो यहाँ दिखाया गया है। तो क्या आपको पंचतंत्र पुस्तक की जो शेर तथा जो खरगोश का कहानी है वो याद है? तो उसमें कहानी में क्या रहता है कि शेर से सब परेशान है, शेर सभी जानवरों को पकड़कर खा लेता है। तो सभी जानवर मिलकर
ये निर्णय लेते हैं कि एक एक जानवर शेर के पास जाएगा और शेर उसको खा लेगा। तो एक बार एक खरगोश की बारी आई। तो खरगोश सोचता हुआ जा रहा था कि क्या किया जाए, आज तो मेरा अंतिम दिन है शायद। तब वो पहुंचता है शेर के पास। तो शेर कहता है कि इतनी देर क्यों हो गई। तो खरगोश बताता है कि मुझे रास्ते में एक खूंखार शेर मिल गया था जो शायद आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो फिर शेर को गुस्सा आ जाता है कि हमसे बड़ा ताकतवर शेर कहाँ से आ गया जंगल में। तो शेर कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। तो खरगोश उसको लेकर एक जल वाले जगह में, पानी वाले जगह में ले जाता है। और जब शेर उसमें झांकता है तब उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता, अपना ही जैसा एक शेर अंदर दिखाई देता है, लेकिन वो तो अंदर शेर नहीं रहता है, उसी का प्रतिबिंब रहता है। तो शेर को गुस्सा आ जाता है, वो दहाड़ता है। तो जब शेर दहाड़ता है तो जो प्रतिबिंब में जो शेर है वो भी दहाड़ता है। तो इस तरह से शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस शेर को पकड़ने के लिए उस पानी वाली जगह में कूद जाता है और शेर वहां से नहीं निकल पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से खरगोश ने अपनी जान बचा ली। तो इसमें क्या था कि जो शेर था उसको अपना जो प्रतिबिंब था वो पानी में दिखाई दे रहा था, वहां कोई शेर नहीं था। तो ये कहानी आप जानते ही होंगी, और यदि नहीं जानते थे तो मैंने बता दिया। तो पानी द्वारा परावर्तन इस प्रकार से होता है। तो अब एक और क्रियाकलाप कीजिए। तो आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने देख लिया प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है, तो और एक क्रियाकलाप द्वारा इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो क्रियाकलाप 3 को करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक टॉर्च लीजिए, एक टॉर्च लेंगे और उसके कांच को, उसका जो कांच होता है जहां से लाइट निकलता है, तो उसको क्या करेंगे, काले रंग के चार्ट पेपर से ढक दीजिए जिसमें कुछ छिद्र बने हो, और चार्ट पेपर में कुछ छिद्र बना देंगे जिससे कुछ लाइट वहां से निकल सके। अब क्या करना है, लकड़ी की तख्ती, तो एक लकड़ी का तख्ता ले लेंगे, उस पर एक चार्ट पेपर फैला देंगे, तख्ते के ऊपर चार्ट पेपर फैला देंगे और एक समतल दर्पण को इस पर ऊर्ध्वाधर रखेंगे। तो टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर रखे लकड़ी की तख्ते के अनुदिश डालना है। तो जब लाइट हम उसमें डालेंगे तो क्या होगा, देखिए अब टॉर्च की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाता हुआ टकराए। तो देखिए यहाँ थोड़ा कोण में रखा गया है और ये कोण बनाता हुआ यहाँ गिर रहा है, और देखिए यहाँ ये तो जाती हुई प्रकाश किरण है, ये लौटती हुई प्रकाश किरण है। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो एक समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को यहाँ दिखाया गया है। तो इस चीज को और भी विस्तार से आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा बस इसके बारे में जान लीजिए। तो आपने इसमें क्या देखा, जो हमने प्रयोग ऊपर किया, तो क्या दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा में परिवर्तन करता है? तो करता है। ऐसे तो सीधी रेखा में पार हो जाता है, लेकिन उसके मार्ग में यदि कोई दर्पण आ जाता है तो वो उसको परावर्तित कर देता है। अब टॉर्च को इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि उसका प्रकाश दर्पण पर पड़ता रहे। तो उसको अलग अलग पोजीशन में रखकर उसी क्रियाकलाप को दोहराएंगे। क्या पूर्व में दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन आपको दिखाई देता है? तो जो परिवर्तन है वो प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में आप देखिए। तो क्या आपको दर्पण में कुछ दिखाई देता है? क्या यह छिद्र को प्रतिबिंब है? तो छिद्रों का प्रतिबिंब यहाँ आपको दिखाई देता है, तो आपको दिखेगा जैसा ऊपर चित्र में आपने देखा। तो यह क्रियाकलाप प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है। और दिशा परिवर्तित प्रकाश को, तो जब हम प्रकाश को दर्पण में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका दिशा परिवर्तन हो रहा है। तो ये दिशा परिवर्तित प्रकाश को कहते हैं परावर्तित प्रकाश। क्या कहा जाता है? परावर्तित प्रकाश। तो दैनिक जीवन में वाहन में लगे दर्पण पर गिरती प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता आपको दिख जाएगा। तो जो गाड़ी होते हैं उसमें भी दर्पण लगे होते हैं, तो उसमें जब प्रकाश गिरता है तो उसमें भी आप परावर्तन देख सकते हैं।
तो यह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। तो प्रकाश किरण का किसी सतह पर आपतित होकर दिशा परिवर्तन के कारण वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। तो जब किसी सतह पर आपतित होता है और आपतित होने के बाद उसका दिशा परिवर्तन के कारण वो वापस लौटता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परावर्तन। तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है उसको हम आगे जानेंगे। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो आइए दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 4 को करते हैं। तो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला समतल दर्पण लीजिए। तो हम सबके घर में आईना होता है, तो उस आईने को लेंगे और उसमें खुद का प्रतिबिंब देखिए, अपना प्रतिबिंब देखिए। क्या आपको अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है? तो क्या आपको अपने आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है अथवा नहीं? तो जब हम आईना देखते हैं, हम प्रतिदिन आईना देखते हैं, तो आईने में हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आप सभी ने देखा होगा ये। तो देखिए यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती को दर्पण के सामने रखा गया है। तो क्या आपको दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो इसके आकार को ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ एक टेबल पर मोमबत्ती को रखा गया है जलती हुई, और यहाँ दर्पण में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब किस तरह का बन रहा है? सीधा बन रहा है, और जैसे उसका आकार है वैसा ही बन रहा है। जैसे लौ ऊपर तरफ है तो ऊपर तरफ लौ दिखाई दे रहा है। तो समतल दर्पण में मोमबत्ती का ये प्रतिबिंब हुआ। तो दर्पण के सामने मोमबत्ती को आप अलग अलग स्थान पर रखकर उसके प्रतिबिंब की अवस्थाओं का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो जो मोमबत्ती का स्थिति है उसको कभी दूर कीजिए, कभी साइड कीजिए। तो इस तरह से भी आप देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है। तो आप ये करके देख सकते हैं आज ही। तो क्या मोमबत्ती का प्रतिबिंब सीधा है? तो आपने देखा ये सीधा है। क्या मोमबत्ती का लौ शीर्ष पर प्रतीत होता है? तो इस चित्र में आपने देखा कि जो लौ है वो शीर्ष पर ही है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये सीधा होता है और आभासी होता है। तो दर्पण के पीछे एक पर्दा डालिए तथा प्रतिबिंब को पर्दे पर देखने का प्रयत्न कीजिए। तो जो दर्पण है उसके पीछे भी एक पर्दा डालिए और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको पर्दा में देखने का कोशिश कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब को पर्दे पर देख पाते हैं? तो जो पर्दा आपने पीछे डाला है दर्पण के, उसमें क्या आप प्रतिबिंब को देख पा रहे हैं? तो अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। तो पहले हमने इसको पीछे रखा था पर्दे को, अब क्या करेंगे? दर्पण के आगे रखेंगे। तो क्या आप प्रतिबिंब पर्दे पर देख पाते हैं? तो दोनों स्थितियों में आप देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप ये भी करके देख सकते हैं। तो आप यह देखेंगे कि मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर नहीं बनता है। तो अतः जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर नहीं बनता है। तो आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है वो पर्दे पर नहीं बन रहा है, चाहे उसको पीछे रखा जाए या फिर दर्पण के आगे रखा जाए। तो इस तरह से क्या पता चल रहा है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर नहीं बनता है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इसको पढ़ेंगे और कोई दिक्कत होगा